हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कह सकते हैं हमारा एक अलग यूनिट चल रहा है। इसके पहले यूनिट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा था। ये कह सकते हैं कि जो पहले था वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था करंट का, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारा नया चीज़ है। तो इस इफेक्ट में सबसे पहले हमें जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, क्योंकि इस इफेक्ट की बात अगर की जाए कि जो करंट रिप्रेजेंट करने वाला उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, और ये वेक्टर होता है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, सिर्फ हम लोग डेफिनेशन, तो ये वेक्टर है तो हमें इसमें दो चीजें पता करनी होंगी। पहले तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरी क्या होगी, डायरेक्शन। तो डेफिनेशन के बाद हम लोग उस पर आएंगे। तो डेफिनेशन की अगर बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बहुत लेंदी में डिस्क्राइब नहीं कर रहे, सिंपली वर्ड में कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज, व्हेनेवर अ चार्ज इज इन मोशन इट रिप्रेजेंट्स an effect चार्ज जब मोशन में होता है तो उसके थ्रू एक रिप्रेजेंट होता है क्या, इफेक्ट। और वो इस इफेक्ट में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, किसको, टू अनदर चार्ज, अनदर मूविंग चार्ज। अच्छा, ये भी मूव कर रहा था, है ना, मोशन में चार्ज है तो उसे क्या कहेंगे, मूविंग चार्ज। सपोज ये चार्ज है जो मूव कर रहा है, क्यू चार्ज है, प्लस मान लीजिए या माइनस, जो भी आपको लेना है मान लेते हैं। ये v वेलोसिटी से भाग रहा है, v1 से मान लीजिए q1 चार्ज है। इसके बगल में कोई दूसरा चार्ज है q2, वो भी भाग रहा है v2 से। अगर ये दोनों भाग रहे हैं तो ये पहला वाला इस पर एक नया इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है, जो अट्रैक्शन का होगा या तो क्या होगा, रिपल्सन का होगा। सेम चीज हम इसके लिए भी बोल सकते हैं कि ये भी इस पर एक इफेक्ट जनरेट करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन का। मतलब इफेक्ट क्या है, फोर्स का है, फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन या रिपल्सन का। लेकिन ध्यान दे, दोनों चीज में हमने लिखा है दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, मोशन में होनी चाहिए। अगर दोनों मोशन में हैं तभी फोर्स आएगा, वो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। हम बाद में सीखेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि अगर कभी चार्ज रेस्ट पर होते हैं, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 मान लीजिए, और इनके बीच में सेपरेशन कुछ है, ये रेस्ट पर हैं, तो ये एक फोर्स लगाते थे रिपल्सन का या अट्रैक्शन का अपनी तरफ। लेकिन दोनों रेस्ट पर अगर हैं तो हमें क्या मिलता था, प्लस या माइनस कुछ भी ले लेते हैं, इन पर जो फोर्स लगता था उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, अगर इनके पास मास होता, चार्जेस ना होते, सिर्फ मास होता है M1 M2, तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोगों ने इफेक्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स होने के लिए क्या होना चाहिए था, चार्जेस होने चाहिए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए क्या चाहिए था, मासेस होने चाहिए थे। यहाँ पे एक नया फोर्स या नया इफेक्ट हमें दिखने को मिलता है कि वही चार्ज, जैसे हमारे पास दोनों प्लस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। 110% है रिपल्सन होगा यदि दोनों प्लस हैं तो, मान लीजिए दोनों प्लस है। लेकिन अगर ये दोनों मूव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों में कैसा फोर्स आ जाता है, अट्रैक्शन का। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अगर रिपल्सन हो रहा है तो दोनों चार्ज प्लस रहे होंगे और रुके रहे होंगे। लेकिन अगर मूव कर रहे हैं और दोनों प्लस हैं तो ये अट्रैक्शन हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो रिपल्सन वाला फोर्स था वो कौन सा था, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये नया फोर्स कौन सा है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है। इवन दोनों सेम चार्ज है तो सिमिलरिटीज की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए थे, रिपेल करने चाहिए थे, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जब कोई चार्ज मोशन में हो तो वो दूसरे मूविंग चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। वो फोर्स अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। ये हम अभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के क्या बताएंगे, अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर डायरेक्शन हमें पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स भी बता देंगे। यहाँ नहीं कि प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज पर एक फोर्स लगाता है। इस पूरे फिनोमिना को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म प्रोसेस जो है। और जो जिस इफेक्ट से, जिस प्रोसेस से इसको ये क्या करता है, रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, ये अपना सराउंडिंग कुछ ना कुछ बनाता होगा जिससे ये क्या करता है, इसको बिना टच के रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसके चारों तरफ वो इमेजिनरी फील्ड जिसकी वजह से दूसरा मूविंग चार्ज फोर्स फील कर रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं।
बात समझ में आ गई। डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं अपने मन से चाहे जैसे, ठीक। दूसरी चीज, इस पूरे प्रोसेस को जिसमें ये दोनों दूसरे को फोर्स लगाते हैं रिपल्सन या अट्रैक्शन का, उससे हम क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैग्नेटिज्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर मतलब होगा, हम उसे बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग कि इस मैग्नेटिक चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, पहला पार्ट। दूसरा होगा कि ये मूविंग चार्ज, इस मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो फोर्स हम लोग निकालेंगे, ये भी वेक्टर होता है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अच्छा, ये किसने देखा था कि एक मूविंग चार्ज दूसरे मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के एकदम अलग कॉन्सेप्ट में है, इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं वो। तो ये सबसे पहले किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ऑर्स्टेड, हेनरिच ऑर्स्टेड इनका नाम था। ये साइंटिस्ट सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि यदि हम कभी कोई मूविंग चार्ज ले आते हैं तो उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड बनता है, और उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आने वाला दूसरा कोई मूविंग चार्ज क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। अच्छा, हम ऐसा भी करके देख सकते थे कि एक चार्ज यहां पर है जो मूव कर रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। और हमने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है कि अगर एक नेचुरल मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं, तो इसके भी मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम सपोर्ट में है तो अट्रैक्ट करेंगी, और अपोजिट में होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। हमने ये भी पढ़ा था कि दो मैग्नेटिक लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इन भाई साहब का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा और इसका खुद का बन रहा होगा, एक दूसरे को क्या करता होगा, रिपेल या अट्रैक्ट करता होगा, इसलिए ये एक दूसरे के आसपास या दूर होते होंगे। तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि दूसरा मूविंग चार्ज नहीं भी है, पहला सिर्फ है, तो दूसरा एक मैग्नेट अगर रख दें, नेचुरल मैग्नेट, तो इस मैग्नेट को भी ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इससे ये कंफर्म होता है कि ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके पास तो होता ही है नेचुरल। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड और इनका बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। इससे प्रूफ होता है कि तभी पॉसिबल है कि ये मैग्नेट दूसरे पार्ट को, दूसरे किसी चीज को रिपेल या अट्रैक्ट तभी कर सकता है जब इसी के जैसा नेचर ये रखता हो। अदरवाइज आप सिंपली सोचिए कि एक मैग्नेट रख दे इधर हम नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोन रख दे, क्या लगता है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? हाँ, चांसेस ये हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो अट्रैक्ट करेंगे। कि ये दूसरे को रिपेल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कर रहे हैं तो कौन सी फोर्स की वजह से कर रहे हैं, तो वो फोर्स एक नया फोर्स कहलाएगा कि अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो सेम नेचर्स की वजह से रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ एक वजह से हो सकता था, ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटेशन से सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता था। तो रिपल्सन किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो रिपल्सन किसी नए प्रॉपर्टी से होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये चार्ज रखा है, रेस्ट पर है, तो कभी इस मैग्नेट के बीच में रिपल्सन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे को रिपेल कर सकते हो। तो रिपल्सन का केस ग्रेविटेशनल में तो होगा नहीं, तो नया फोर्स है कौन सा, तो ऑर्स्टेड ने इसे प्रूव किया कि ये नया फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स आने के लिए दोनों चीजों को, दोनों बॉडी को क्या होना चाहिए, मैग्नेटिज्म नेचर रखना पड़ेगा। तो इसके पास तो है ही, इसके पास भी आएगा, लेकिन कब, जब ये क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और दिखाया कि हाँ, मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और उसकी डायरेक्शन की कहानी उन्होंने नहीं बताई थी, बस ये बताया था कि हाँ, चारों तरफ इसके अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो कैसे, देखिए, इन्होंने सबसे पहले एक बैटरी ली, स्विच बनाया, फिर उसके बाद एक वायर लिया। इस वायर को सपोज कर लीजिए कि स्पेशली एक लोड वायर है। ठीक है, अगर बैटरी को हम कनेक्शन दे दें, मतलब स्विच ऑन कर दें, तो यहाँ से करंट है ऐसे फ्लो करेगा। यहीं पर इसके जस्ट बगल में एक निडल, कंपस अगर हम रख दें, मैग्नेटिक कंपस है, तो ये मैग्नेट का जो निडल है ये सिर्फ एक ही वजह से हिलता है, मतलब डाइवर्ट होगा। किसकी वजह से, अगर इसके चारों तरफ कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो। तो हमने क्या देखा कि जब स्विच ऑफ है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जीरो पर है। और जैसे स्विच ऑन किया, एक चीज देखने को मिला कि इस निडल में एक डिफ्लेक्शन दिखता है, और वो मान लीजिए किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जब ऑन था तो डिफ्लेक्शन है, जैसे ऑफ किया फिर वापस अपने जीरो पे आ जाता है, फिर जैसे ऑन किया फिर ये चला जाता है। तो ये रिपेल कर रहा है, इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है इसका मतलब कि इस मैग्नेट के जैसा ही कोई
नया चीज आया है। और ये तभी हो रहा था जब स्विच ऑन करें, तो स्विच ऑन करते ही क्या हो रहा होगा, करंट आ रहा होगा। और ये करंट जब इसमें फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ क्या बनने लगता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा इन्होंने सोचा और कहा। फिर इन्होंने क्या किया कि इसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने स्विच लगाया, लेकिन इस बार बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया। सेम वायर रखा, सेम कंपास रखा, और जब स्विच ऑन किया तो इस बार कंपास में जो डिफ्लेक्शन देखने को मिला वो देखा हमें ऊपर की तरफ, अपोजिट साइड में, क्योंकि करंट इस बार कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे, प्लस से माइनस। तो एक चीज और इन्होंने बताया कि जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है ये करंट की डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन से इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट होती होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसी होगी, अगर मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये अगर साउथ बन गया तब तो अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर ये नॉर्थ पोल है हेड वाला, जो कि जनरली हम मानते हैं कंपास का ये हेड जो होता है नॉर्थ होता है और पीछे वाला क्या होता है, साउथ होता है, टेल। अगर ये वायर में करंट इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है और बोल देते हैं कि ये नॉर्थ बन रहा है, तो सोचिए नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करके नीचे भेज देता होगा, सिंपल सी बात है। और अगर ये साउथ बन जाएगा तो इसको खींच लेगा। तो ये डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है नॉर्थ से साउथ, ये किसकी वजह से हो रहा है, करंट की डायरेक्शन की वजह से। तो दो चीजें उन्होंने बताई। पहली चीज कि अगर वायर में करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इसका प्रूफ आप कंपास रखकर देख सकते हैं कि कंपास में डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब उस कंपास के पास में कोई एक मैग्नेट आए, और अगर मैग्नेट नहीं है, सिर्फ इतनी ही चीजें हैं, तो करंट जब जब फ्लो होता था तब तब इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है। और जैसे स्विच ऑफ करते थे डिफ्लेक्शन जीरो, जैसे स्विच ऑफ करते थे डिफ्लेक्शन जीरो। लेकिन जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। और दूसरा क्या कंक्लूजन देखा गया, डायरेक्शन ऑफ करंट भी मैटर करता है डिफ्लेक्शन में। इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इतना इन्होंने कहा। ठीक, ये प्रूफ हो गया यहां तक कि हाँ, अगर कभी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, और इसको प्रूव करने के लिए आप सिंपली कंपास यूज कर सकते हैं और करंट वायर। डन। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इस चैप्टर में निकालना है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकालना है। तो अभी तो हमने ऑस्टेट के थ्रू ये देख लिया कि अगर कभी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। कितना दूर वायर में करंट मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो इससे 2 सेंटीमीटर दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्या डिस्टेंस पे भी मैटर करेगा, क्या एंगल पे मैटर करेगा, नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कर रहे हैं, इस पे मैटर करेगा। ये सब करने के लिए एक हमें थ्योरी बताई गई बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग। बायोट-सेवर्ट ये क्या किया था इन्होंने बताया था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। किसकी वजह से, वायर में जब करंट फ्लो करता है उसकी वजह से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू अ करंट। करंट मतलब छोटा सा वायर होगा, उसी में करंट फ्लो मान लीजिए करा लेते हैं हम लोग, और वायर जनरली किसी भी स्ट्रक्चर का मान लीजिए ले लेते हैं, ऐसा कुछ करो में। इस वायर में अगर करंट मान लीजिए ऊपर से जा रहा है आई, तो इसके चारों तरफ आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात हम अभी बाद में करेंगे। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि हमसे अगर पूछ लें कि इस वायर के इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हम जाएं और एक पॉइंट पी ले लें, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी यदि इस वायर में करंट आई जा रहा है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, और इस वाले पोर्शन से कितना डिग्री बना रहा है, थीटा डिग्री। तो बायोट-सेवर्ट ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इन्होंने कहा कि जिस वायर में बात कर रहे हैं हम, उस वायर के छोटे से पोर्शन को कट कर लीजिए, और इतना छोटा कट कीजिए कि लगभग क्या माना जा सके, स्ट्रेट। ठीक है, और करंट जैसे कि सब में जा रहा है, तो इस छोटे से वायर में जिसका लेंथ मान लीजिए हम डीएल कट करते हैं, उसमें भी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, इस वायर में जो छोटा सा डीएल कट किया गया है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो अगर हम करंट और डीएल लेंथ को मल्टीप्लाइड साथ करें तो ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखिए, एक जैसे ये छोटा सा डीएल कट हुआ, इसकी अभी डायरेक्शन है ही नहीं, ऊपर है कि नीचे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इस लेंथ की एक डायरेक्शन मानी जा सकती है कि ऊपर की तरफ, और करंट नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ। दैट्स वाई जब आई डीएल साथ में मिलते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं आई डीएल वेक्टर, और इसका नाम पढ़ा जाता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कहते हैं, और ये वेक्टर होता है। ठीक, विदाउट
लेंथ, करंट स्पेशली क्या है वेक्टर, और विदाउट करंट लेंथ अकेला भी क्या कहलाएगा वेक्टर स्केलर। तो दोनों स्केलर जब मिल गए तो एक पर्टिकुलर क्या बना दिए वेक्टर, जो कि करंट एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा। ओके, अब हम क्या बोल सकते हैं कि बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, किसकी वजह से, पूरे वायर की वजह से नहीं, इस छोटे से वायर की वजह से जिसका नाम है आइडियल। इससे थीटा डिग्री पर r डिस्टेंस दूरी पर, r क्या है हमारे पास, r कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, क्लास 11th की बात है ये, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसी भी चीज की कि कहां पर है वो उसकी पोजीशन की बात हो रही है विद वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल करंट एलिमेंट विद पोजीशन वेक्टर r। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए शॉर्टकट में विदाउट एनी डेरिवेशन नहीं कि कहां से आया ये, ऐसा कुछ नहीं पूछना है, ये डायरेक्ट इन्होंने हाइपोथेटिकली कह सकते हैं विद एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने बनाया कि जो b इस छोटे की वजह से आएगा, मान लीजिए छोटा एलिमेंट है तो db मान लेते हैं, ये जो b आएगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, बताओ, इस छोटे से वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा वो बनेगा छोटा सा dB, और इसकी वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो वो उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी सीधे सीधे आइडियल पर डायरेक्टली, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो यहाँ पे बन रहा है वो डिपेंड करेगा इनवर्सली दिस पोजीशन वेक्टर्स स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर्स स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। नाउ इनको अगर हम कंबाइन कर दें, अच्छा हाँ, इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो dB जो है वो डिपेंड करेगा एंगल पर भी, एंगल किसके बीच में, बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है, r और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल जो उस पर डिपेंड करेगा। हम अगर इनको एक साथ रखें तो dB प्रोपोर्शनल टू IDL अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल को रिमूव करें तो क्या हो जाएगा, dB इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अभी तक ये तो दिख गए लेकिन एंगल का पोर्शन नहीं दिखा है, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो क्या लिखेंगे, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL, ये हो गया, ये वेक्टर था हमने कहा था तो इसको हमने वेक्टर बना दिया। अगर ये वेक्टर लिखा तो इसको भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि लिखना पड़ेगा या नहीं लिखिए, यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं। तो dB हो गया वेक्टर, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसको रहने देते हैं, आइडियल को वेक्टर किया, अपॉन में r स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा ये अकेला वेक्टर इस वेक्टर के बराबर नहीं, अगर ऐसा हुआ तो जिधर इसकी डायरेक्शन उधर b की डायरेक्शन, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक r का मल्टीप्लाइड किया, r भी तो वेक्टर था ना, पोजीशन वेक्टर, r का ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब, लेकिन लिखने का तरीका होता है इसको वेक्टर r क्यूब, वेक्टर r का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ये हो गया वेक्टर, ये हो गया वेक्टर, तो वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट क्रॉस वाला क्या रिजल्ट देगा, वेक्टर ही देगा, दैट्स वाई b भी क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। क्लियर, अच्छा यहाँ तक तो थी ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर फॉर्मेट है, ठीक, और ये हमारे पास क्या है उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा हाँ, इसको कंप्लीट अगर किया जाए तो ये छोटा सा अधूरा है, ये तब समझ में आएगा जब यहाँ से बात करें। हमें पता है कि जब हम क्रॉस हटाते हैं तो क्या लाते हैं साइन, और जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है कॉस, तो यहाँ साइन क्रॉस है तो साइन आएगा, तो क्या लिखेंगे dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, r क्रॉस हटा दिया, r लिख दिया, फिर साथ में साइन थीटा अपॉन r क्यूब, तो एक r से r कट जाएगा, तो अगर देखा जाए तो फॉर्मूला हमारे पास वापस यही बनेगा, लेकिन साथ में क्या लिखा जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, जो ये एंगल है वो। तो फाइनली हम एक लाइन में अब लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड छोटे से वायर की वजह से आएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। तो बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग ये एक छोटा सा फॉर्मूला आया इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का। अब बची बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए आपको मैं बताऊं, हम पूरे चैप्टर में अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए डायरेक्शन की बात करेंगे। तो कई रूल्स हैं इसमें,
आपको जो अच्छा लगेगा वो सीख सकते हैं, बट हम एक ही रूल बताएंगे, उसी के थ्रू पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा, सिर्फ एक, जिसे हम लाइक ब्रह्मास्त्र कह लें कि वो हर जगह यूज होगा। इवन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो भी वही रूल, और जब मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो भी वही रूल, छोटा सा चेंज होगा बस। जैसे हम इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। रूल हमारा क्या है, एक सिर्फ राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या निकालने जा रहे हैं, पहले अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, जब मैग्नेटिक फोर्स की बात आएगी तब वहां पे छोटा सा जो चेंज होगा मैं बता दूंगा। अभी सिर्फ किसकी बात, मैग्नेटिक फील्ड की। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यदि हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करें लाइक ऐसा, तो जब हम ऐसा स्ट्रेच करेंगे तो देखिए एक फिगर छोटा सा बना लेते हैं नॉर्मली, उप्स, मान लीजिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो राइट हैंड के अकॉर्डिंग जो ये फिंगर्स होंगे, ये फिंगर्स जिधर जा रही है, ये फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे जिस पॉइंट पे हमसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और ये थंब होगा, ये रिप्रेजेंट करेंगे करंट को कि किधर करंट जा रहा है। और इसके परपेंडिकुलर जो ये पाम है, ऐसे पेन अगर हम ले लें तो देखिए ऐसे दिखे अगर, तो मैं वेक्टर पोजीशन किधर हो गई, उस तरफ लेफ्ट की तरफ, और करंट किधर हो गया अप साइड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जिधर पूछा गया है वो किधर होगी, पाम के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो पाम किधर है, अभी आपकी तरफ, अभी किधर है ऊपर है, अभी किधर है नीचे। तो पाम की डायरेक्शन करने के लिए आप इसमें पेन एक फंसा सकते हैं ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, इन दोनों चीजों के क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको सिंपली आप कर्ल फिंगर जो होता है ऐसे करके उससे भी किया जा सकता है। जैसे हमारे पास एक वायर है, तरीके सब अलग हैं लेकिन वैल्यू सबकी सेम आने वाली है, तो आप किसी एक को देख लीजिए। तो हमारे अकॉर्डिंग बस इसको देखिए, बाकी आपका मन है। करंट अगर इसमें जा रहा है ऊपर, तो मान लीजिए पेन है, ये पेन, इसमें करंट ऊपर जा रहा है हेड की तरफ, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे थंब को, और इसको इसे पकड़ लेंगे। तो जिधर ये कर्ल हमारा हो रहा है फिंगर, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिख रहा है, ऐसे अगर पकड़ रहे तो ऐसे, तो इसमें ऐसे से दिखेगा। तो अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाए तो ये कुछ ऐसा होगा, इधर बाहर आता हुआ इधर अंदर जाता हुआ, ठीक है, ऐसा। तो ये कर्ल फिंगर हो गया। आप ये इससे भी करते तो वही आता। जैसे मैं बोलता कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड सॉरी करंट की डायरेक्शन है, वायर है, चलिए बताइए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा या यहाँ किधर होगा, पी पर बताइए और क्यू पर। तो आप क्या करने लगेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे कि अच्छा करंट ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर कर लिया, ठीक है। थंब ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी ऊपर ही रहना चाहिए, बस ये ऊपर हो गया फिक्स, अब इसको बदलना नहीं है। दूसरी चीज, हमसे पी पॉइंट पर पूछ रहा है, तो पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करना है, फिंगर से। तो हम ऐसे अगर करेंगे तो पॉइंट उधर है, तो हम इसको रिप्लेस करके ऐसे कर लेंगे, हो गया। करंट ऊपर, पॉइंट्स उधर, बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर, तो पाम ऐसे है ना, तो पाम की डायरेक्शन बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ। तो जो चीजें बोर्ड के बाहर होगी या पेपर के बाहर होगी, कॉपी के बाहर होगी, हम उसे डॉट से बनाएंगे ऐसे, और लिखेंगे क्या, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड्स फ्रॉम बोर्ड, या ऐसे लिख सकते हैं आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पेपर कह सकते हैं, आपका बुक होगा कॉपी होगा तो उसके प्लेन ऑफ पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया डॉट। और अगर ऐसा क्रॉस जैसा दिखेगा आपको, तो क्रॉस जैसा होगा तो क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे इनवर्ड, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसका मतलब क्या हुआ क्रॉस का, तो देखिए कभी कोई एरो अगर ऐसे जा रहा है तो एरो के हेड की तरफ से, जैसे ये एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको ये सिर्फ टॉप दिखेगा, तो बाहर आता हुआ चीज को टॉप दिखाते हैं मतलब डॉट से। और अगर ये पीछे ऐसे जा रहा है फिर मुड़ गया ऐसे अब वापस जा रहा है तो आपको पीछे का पोर्शन दिखेगा, और पीछे वाला पोर्शन मतलब चीजें अंदर जा रही है इनवर्ड। तो ये पीछे का देखेंगे तो आप किसी एरो का तो आपको ऐसा दिखेगा पीछे वाला, जिसको पकड़ के हम एरो को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो ये क्रॉस का मतलब हो गया इनवर्ड, पेपर के अंदर जा रहा है परपेंडिकुलरली, और डॉट का मतलब परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, बस हो गया। अब यहाँ से हम ऐसे बना देंगे, क्रॉस करके घुमा देंगे, देखिए वही चीज़ तो है, बाहर आता हुआ मतलब बाहर आता हुआ, और क्रॉस का मतलब अंदर जाता हुआ। तो आप इससे करें या कर्ल फिंगर्स करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम तो इसी के थ्रू हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल भी है, जैसा मैंने कहा ब्रह्मास्त्र जो हर जगह यूज होगा। चलिए अच्छा, और कुछ हम एक दो एग्जांपल जैसे बता दें इस रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो क्या करेंगे, वैल्यू तो बता देंगे कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा। तो अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या करेंगे हम लोग, ऊपर कर लिए ऐसे।
अब ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, अभी तो दोनों केस में ऊपर ही है, लेकिन हमारा पॉइंट किधर है, पी इधर है, तो हम ऐसे करेंगे तो पॉइंट इधर हो गया उल्टा, तो हम ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे ले जाएंगे, करंट ऊपर पॉइंट उस तरफ। बताइए मैग्नेटिक किधर, तो पाम किधर जा रहा है, बोर्ड की तरफ जा रहा है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे क्रॉस, क्योंकि अंदर जा रहा है तो अंदर वाले को क्या लिखते हैं हम लोग, इनवर्ट क्रॉस। डन। अच्छा ये तो हो गई हमारे पास इसका एग्जांपल, और ये एक ऐसा। एक और कर ले, जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक कोई सर्कल है और उस सर्कल में हमने करंट दे दिया, लाइक ऐसा कुछ, ये सर्कल है, इसमें करंट हमने कहीं से मान लीजिए यहाँ से हल्का सा तोड़कर यहाँ एक बैटरी जोड़ दिया है प्लस में और माइनस में, तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे घूमते 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 चला जाएगा वापस। ठीक है। अच्छा तो हमें सिर्फ इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं पूछूं 2-3 पॉइंट्स पे, जैसे पहला पॉइंट अंदर कहीं पर एक है P और बाहर कहीं है Q, इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, डायरेक्शन बताइए, वैल्यू तो छोड़िए बाद में चेक करेंगे, हम डायरेक्शन से बताइए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये वाला, इसमें क्या करिए आप छोटा से यहाँ पे देखिए कि इसमें करंट किधर जाएगा, नीचे, है कि नहीं, जैसे करंट ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही तो होगा, तो इसकी वजह से अगर हम निकाल लें यहाँ पर और यहाँ पर सेम आंसर हमारा होगा सबकी वजह से। तो हमने क्या किया, करंट को नीचे ले लिया, चलिए नीचे हो गया, किधर निकालें पहले P पर, तो पॉइंट किधर है, इस तरफ है, तो देखिए करंट नीचे पॉइंट इस तरफ, पॉइंट इस तरफ है ना, P कहीं यहाँ पे मान लीजिए है अंदर, तो करंट नीचे पॉइंट इधर, किधर जा रहा है पाम अंदर की तरफ, तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। ठीक। दूसरा, अगर हम करंट नीचे करें और Q पे निकालें तो पॉइंट तो इधर है, तो पॉइंट को कैसे लेंगे, ऐसे घुमाते 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 ऐसे करेंगे, तो उसके लिए हम ऐसे हो जाते हैं, करंट नीचे पॉइंट उधर, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर की तरफ पाम दिख रहा है आपको, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर हम लोग डॉट बना देंगे। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि इस सर्कल में जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से अंदर कहीं पर भी मैं पॉइंट चूज करूं, कहीं पर भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, क्रॉस आएगा, हर जगह क्रॉस आएगा, हर जगह क्रॉस आएगा, और बाहर मैं कहीं पॉइंट चूज करूंगा तो वहां क्या आएगा, डॉट डॉट आएगा। कैसे, चलिए यहाँ पे एक वायर पॉइंट ले लीजिए, करंट डायरेक्शन इधर होगी, मैं पूछ रहा था यहाँ पे डॉट कैसे आया, तो आप करंट की डायरेक्शन उधर कर लिए। ठीक है, यहाँ पूछा हूँ तो इस फिंगर को इधर होना चाहिए, तो ऐसे कर लीजिए, करंट अभी भी नीचे, पॉइंट्स नीचे हो गया, तो बताइए पाम कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, डॉट होगा। तो सिंपली अब आप क्या लॉजिक लगाइएगा, ये 2 सर्कल मान लीजिए है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, क्या है क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्लॉकवाइज अगर है तो देखिए जानते क्या बन जाएगा, आप ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे लाइन खींचिए, तो खींच लिए, इसके एरो इधर है तो इसको मिला दीजिए, इसका एरो इधर है तो इसको ऐसे मिला दीजिए, और जो अपोजिट बचे इसको मिला दीजिए, तो क्या दिख रहा है एस जैसा, तो इसको क्या लिखेंगे साउथ। और साउथ पोल के मैग्नेट से, अगर मैग्नेट की साउथ पोल की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है कि बाहर आती है, तो आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, अंदर का मतलब क्रॉस। तो देखिए करंट क्लॉकवाइज था तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की कैसा है, क्रॉस में है। यहाँ ये क्या पोल बनेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम आपको ऐसे बोल दे कि ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए, आप एरो देखिए इस तरफ एरो है, इधर है ना, इसके साथ बराबर कर लीजिए, और इसका एरो ऐसे तो इसके साथ बराबर कर लीजिए, जो बच रहा है उसको मिला दीजिए, तो क्या दिख रहा है ये नॉर्थ जैसा, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बाहर आती है हमेशा, तो ये इससे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा। अगर इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो बाहर के लिए क्या होगा, क्रॉस होगा। इसके लिए अगर अंदर क्रॉस है तो बाहर क्या होगा, डॉट होगा। सिंपली याद कर सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास रूल जो है राइट हैंड रूल, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, इरेज हो गया था ये वाला राइट हैंड थंब रूल, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहीं भी किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज में बता सकते हैं। अभी खैर हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल है तो उसको करते हैं तो हम समझ जाएंगे। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे हम लोग आगे यूनिट की, कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, और जो म्यू नॉट आया था वो क्या था। तो म्यू नॉट अपन 4 जो है उसमें जो म्यू नॉट है आपको एप्सिलॉन नॉट जैसा दिख रहा है। इलेक्ट्रिक चैप्टर में जब हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में आ रहा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जैसा ही है ये, लेकिन इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम मैग्नेटिज्म में थोड़ा अच्छे से बताएंगे कि परमिएबिलिटी मींस होता क्या है। एक्चुअली परमिशन टाइप का कुछ है तो वो हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म में अच्छे से समझ लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। यूनिट की बात करें तो यूनिट अभी मैं बता देता हूँ आपको, देखिए कैसे।
आपको बी का फॉर्मूला भी मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू आप निकालना अगर चाहें तो कैसे होगा, तो देखिए DL एक तरह का लेंथ है 1 मीटर, इससे कट गया 1 मीटर बचा है। म्यू नॉट को अगर मैं यहाँ पकड़ूँ तो बाकी को उधर भेजूँ तो क्या बचेगा, बी है एक आर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4 पाई मल्टीप्लाइड हो जाएगा और आई चला जाएगा नीचे, साइन थीटा चला जाएगा नीचे, अकेला बचेगा म्यू नॉट। अब म्यू नॉट की यूनिट की बात करें तो उसके लिए हमें बी की यूनिट चाहिए, आर की यूनिट चाहिए, 4 पाई यूनिट होता ही नहीं है, साइन थीटा यूनिट होता नहीं, आई की चाहिए। तो बी की यूनिट हमें नहीं पता, इसकी आर की होती है मीटर, आई की होती है एम्पियर। तो म्यू नॉट की यूनिट के लिए बी की यूनिट चाहिए और बी की यूनिट जब मिल जाएगी तो म्यू नॉट की आ जाएगी। तो देखिए क्या करना है, आपको बी का डायरेक्ट याद करना है, यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू टेस्ला, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट होता है, और ये है तो आपका एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है इसकी गॉस, कैपिटल जी, ठीक। और टेस्ला और गॉस में रिलेशन क्या होगा, तो टेस्ला और गॉस में 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वैल्यू। और अपने अर्थ पे, अर्थ के अंदर भी मैग्नेट माना जाता है कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेट बहुत बड़ा मैग्नेट है, वो भी अट्रैक्ट करता है। तो उस मैग्नेट की वैल्यू जनरली अगर हम बात करें तो बुक के अकॉर्डिंग दिल्ली में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 0.5 गॉस होता है। ये दिल्ली में मेजर्ड किया गया है, 0.5 गॉस ऑफ 0.5 गॉस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट बात करें हम लोग कि क्या हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला तो बिगर यूनिट दिख रही है हमें, गॉस हो रहा है छोटा। हम जनरली इतना गॉस, इस गॉस को अगर हम टेस्ला में बदले तो बहुत कम जाएगा। क्या हम 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, क्या 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत कम हो गई। अब इतने टेस्ला जनरेट किए जा सकते हैं, तो आंसर है हाँ, लेबोरेटरी में हम इसको जनरेट कर सकते हैं, लेबोरेटरी में इसको जनरेट किया जा सकता है। हम इवन 200 टेस्ला, मतलब हंड्रेड्स में 100 to 200 टेस्ला भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम सेकेंड्स के लिए, 10⁻⁶ सेकेंड्स के लिए कर सकते हैं, और वो भी कुछ स्पेशल डिवाइस की हेल्प से, स्पेशल डिवाइसेस, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। बहुत ही कम टाइमिंग के लिए जो स्पेशल पर्पस हमें अपना क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, एक्सपेरिमेंट करना हो, तो उसके लिए हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। इवन सिटी की पूरी करंट को कट करके देखे होंगे आप, मूवीज में दिखाए जाते हैं कि हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, तो पूरी सिटी के मैग्नेटिक करंट को क्या किया जाता है, डिस्कनेक्ट किया जाता है, और उस मोमेंट्री करंट को यूज करके हम एक बहुत ही बड़ी वैल्यू को क्या बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बना सकते हैं। ओके, लेबोरेटरी में वो भी। आप MRI का नाम सुने होंगे, मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग। इसकी बात करें तो ये बॉडी का इमेज वो किया जाता है एक तरह से बॉडी के अंदर, जैसे CT स्कैन होता है हेड के लिए कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्या कुछ डिफेक्ट है, तो वो पता करते हैं। वैसे हमारे पूरे बॉडी का किया जाता है। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के अंदर जाती है और क्या करती है, उसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जनरेट करती है। क्योंकि बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा तो मैग्नेटिक होगा ही होगा, तो इस मैग्नेटिक और उस मैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन बना के नया इमेज बनाया जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आप देखे होंगे कि MRI की जहाँ पे होता है, जिस भी क्या कहते हैं उसको, पैथोलॉजीज में या हॉस्पिटल में होता है, वहाँ आपको लिखा होगा MRI 2 टेस्ला से लेकर 2.5 टेस्ला, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है कि नहीं। और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के थ्रू क्रॉस किया जाता है, और जितना हाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी हाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, उतना अच्छा परफेक्ट MRI होगा। लेकिन ये बॉडी के लिए डैमेजफुल भी है, मतलब हार्मफुल भी कह सकते हैं कि बॉडी के लिए है। इसलिए बहुत हाई MRI को हम बार बार बॉडी से नहीं पास करवाते, मतलब कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को यूज नहीं करते। ये नहीं कि 10 बार हमें MRI करवाते रहें, ऐसा नहीं, 1-2 बार हो गया पूरी लाइफ भर में तो बहुत अच्छी बात है वो। अब बात करें कि ना हो तो बेस्ट है। ये हो गया हमारे पास MRI की, जितने भी हॉस्पिटल होंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा जरूर 2.5 टेस्ला, तो टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वन मोर थिंग, हमारे यहाँ कुछ स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स जिनके पास ये जो अमाउंट है ना 200 टेस्ला, 100 टेस्ला, 300 टेस्ला, ये बिग अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्टार्स पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब इनके पास होते हैं, पाए गए हैं
कि स्टार्स के पास या इनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जैसे अर्थ का इतना है, वैसे कुछ स्टार्स जो अर्थ के कंपेरिजन में बहुत बड़े होते हैं, जितनी ह्यूज अमाउंट होगी उतना ज़्यादा क्या होता है, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो जिन स्टार्स के पास इतनी अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड होती है उन स्टार्स को स्पेशली नाम दिया गया है न्यूट्रॉन स्टार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, वो स्टार्स जिनके पास हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। इतनी अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए स्पेशल डिवाइस की हेल्प से। क्लियर, ये थी हमारे पास बेसिक जानकारी कह सकते हैं, नॉलेज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, साथ में उसकी मैग्नीट्यूड की। डन। चलिए, एक बात और बतानी थी कि म्यू नॉट की डायरेक्शन, अच्छा हाँ सॉरी, ये तो छूट ही गया था ना। म्यू नॉट का फुल डायमेंशन कितना हो जाएगा, बी की डायमेंशन जब टेस्ला बता दिया हमने, तो यहाँ टेस्ला रख दीजिए, तो क्या हो गया, म्यू नॉट की यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू होती है, यूनिट क्या होगी, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और यूनिट, ऐसा नहीं कि बी का यही यूनिट हमें यूज़ करना है, बहुत सारे भी यूनिट मिलेंगे। जैसे जैसे फॉर्मूला चेंज होते जाएंगे, अभी फ्लक्स हम पढ़ेंगे, फ्लक्स अकॉर्डिंग वेबर्स में यूनिट आएगी, तो वो आगे की चीज़ें हैं। डायमेंशंस भी हम आगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा भी कोई फॉर्मूला मिला नहीं जिसमें हम लोग डायमेंशन बी का निकाल सकते हो, इसलिए हम आगे के लिए वेट कर रहे हैं, बी की डायमेंशन निकालेंगे वहाँ पर। हाँ, आपने एक चीज़ देखा होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IdL अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटीज़ में पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के, पहली सिमिलरिटीज़ हो गई। दूसरी सिमिलरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें एक कांस्टेंट है और इसमें भी एक कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नेचर। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके एक नया चीज़ बनाए तो ये दोनों इफेक्ट दिखाते हैं लाइट का, इसीलिए लाइट को आगे बोला जाता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बना होता है, इसलिए लाइट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हम दिखाएंगे कि ये दोनों कैसे मिलकर लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, पहली चीज तो हो गई यूनिवर्सली। डिसिमिलरिटीज की बात करें कि गॉस और जो हमारे पास ये बायर्ट्सवर्थ हैं, इनमें क्या डिसिमिलरिटीज है, तो वो है कि जैसे हमारे पास इस पे चार्ज है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो E आ रहा है, तो इस जगह से R डिस्टेंस पर पूछेंगे तो भी E आएगा। यहाँ से पूछेंगे, मान लीजिए ये दूरी R' हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर R है, यहाँ से परपेंडिकुलर R है, तो ये डायगोनल टाइप का बन रहा है, ये अलग डिस्टेंस होगी, मान लीजिए R'। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ से जब ये R' पे जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, मतलब एंगल का मैटर नहीं करता। या इवे ऐसे सोच लीजिए, प्लस चार्ज है, इधर आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इधर आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। आप किसी भी एंगल पे चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, मैं बोलूँ कि यहाँ से 30 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, B1 है, तो यहाँ से 95 डिग्री पे कितना होगा, V2 होगा, कंफर्म उससे अलग होगा। इवन आप डिस्टेंस सेम रखो तो यहाँ एंगल मैटर करता है, वहाँ एंगल मैटर नहीं करता है। डन। अच्छा, ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज थोड़ी सी एनालॉगस बोल सकते हैं आप। लाइट की बात करूँ मैं कि ये दोनों लाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या लाइट कैसे कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है, कंबाइन करके रखता है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये म्यू नॉट 4 पाई इक्वल्स टू कितना होता है, कितना बोला था मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए, म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बनेगा, ओके। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद हो तो 9 इंटू 10 पावर क्या होती है, 9 होती है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, 2 में 1 से डिवाइड कर लीजिए, तो बस इसी को नीचे रख लेता हूँ मैं, इसको नीचे करता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 नीचे आ गया। अच्छा, देखिए क्या क्या कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ये बचेगा 1/ε0 म्यू नॉट, तो 1/μ0 ε0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16, पक्का 9 और प्लस हो जाएगा ना, ये 16। अगर मैं कहूँ इसको ऐसे लिख दूँ मैं, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको आराम से। इधर है 1/μ0 ε0,
अच्छा, इस स्क्वायर को इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट इक्वल्स टू 3 × 10⁸ आ गया। और याद करिए अब लाइट की स्पीड कितनी होती है, इतनी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सी। तो ये दोनों इफेक्ट किसकी थी, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट थी, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों मिलकर किसको बना रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट। दैट्स वाई हम लोग कंसर्न करते हैं कि लाइट के अंदर भी इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और आप आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं दोनों की वजह से ही लाइट चलती है विदाउट एनी मीडियम। डन। चलिए, अच्छा, ये तो कहानी थी हमारे पास बेसिक्स, एक कह सकते हैं एनालॉजी चल रहा था और लाइट की कुछ कहानी पढ़ ली हम लोगों ने। अब बात करते हैं लास्ट चीज आज का, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट। बायोट-सेवर्ट की कहानी में पढ़ी कि छोटा सा करंट एलिमेंट होगा आइडियल, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एक एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे पहला मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही तो बायोट-सेवर्ट ने रूल दिया है। तो हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, और उस वायर में पहले से क्या था, करंट है, तो करंट कैरिंग वायर लिखेंगे हम लोग, करंट कैरिंग वायर, और उसकी साइज फाइनाइट होगी। वायर की, जिस वायर की बात करें उसकी साइज इनफाइनाइट या बहुत बड़ी नहीं होगी, एक नॉर्मली फाइनाइट होगी। जैसे हमने ये लिखा, ये देखिए वायर, करंट इसमें आई जा रहा है ऊपर की तरफ, इसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है, कुछ होगी L मान लेते हैं, जरूरत होगी तो देखा जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। L लेंथ का एक वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है। हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट से d डिस्टेंस दूर पर आप एक पॉइंट P ले लीजिए, तो d किसका काम करेगा, पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, कि हाँ यहाँ से इतना दूर है, लेकिन वो इस एलिमेंट के लिए काम करेगा, इस एलिमेंट से अलग डिस्टेंस होगी, इस एलिमेंट से अलग डिस्टेंस होगी, इस वाले से अलग डिस्टेंस होगा। तो हम डी को करंट एलिमेंट ना माने, सॉरी पोजीशन वेक्टर ना माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी हो गया डिस्टेंस, जो कि क्या है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। नाउ ड्यू टू दिस होल वायर कैरिंग करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट। अब बायोट-सेवर्ट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए करंट एलिमेंट एक छोटा सा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट ऐसे कट कर लेते हैं, जिसकी लंबाई कितना ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का DL, और इसमें भी करंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, तो इसको लिख लेते हैं I। तो IDL इज द करंट एलिमेंट। डाउन नाउ इस वाले पोर्शन से हम लोग सीधा कर लेते हैं इसको, थोड़ा इस पॉइंट को मैच कराते हैं और इसको एरो ऐसे लगाते हैं। आपको याद होगा एरो ऐसे ही था ना, एलिमेंट से यहाँ तक, और ऊपर एरो था, इधर R था, तो इनके बीच का एंगल ये वाला होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, थीटा, जो हमारे काम का है, ठीक है। अच्छा, हम अगर थीटा बोल दे कि ये थीटा है, तो सोचिए ये थीटा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे जो फॉर्मूले में यूज होने वाला एंगल वो यही है, क्योंकि करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है और आर वेक्टर इधर, तो इनके बीच का यही एंगल होगा ना जो हमारे काम का होगा। तो वो तो हम अभी ले लेंगे जो हमारे काम का होगा। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि ये थीटा है, मतलब ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस से करंट एलिमेंट वाली जो लाइन है, ये कितना एंगल बना रहा, थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90 है, और ये कितना हो जाएगा फिर अंदर वाला 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा, आप चेक कर सकते हैं। और वैसे भी एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट्स टू इंटीरियर एंगल्स, तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। हमारे काम का ये है, फॉर्मूले में जो यूज होने वाला है। अच्छा, क्या हम इतना लिख सकते हैं कि इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL दिस क्रॉस दिस R वेक्टर ओवर R स्क्वायर, R क्यूब वेक्टर लगा के लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर इधर वेक्टर कर लिया तो इसको भी कर लीजिए। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं आराम से, और जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, DB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, R को हटाएंगे, मतलब क्रॉस को हटाएंगे तो लिखेंगे R साइन थीटा, एक R कट जाएगा ऊपर वाले से, तो नीचे बचेगा R स्क्वायर और ऊपर बचेगा साइन थीटा, एंड द थीटा इज 90 प्लस थीटा। ये आपको याद है कि जो यहाँ का एंगल होता है वो किसके बीच का लिया जाता है फॉर्मूले में, DL और R के बीच का, तो DL ऊपर है, R इधर है। समझ में आ गई बात, ओके। नाउ हमें चाहिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, जो DB लिखा है ये पूरा चाहिए, पूरे वायर की वजह से, पूरे वायर की वजह से चाहिए। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है कभी नीचे 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 एकदम नीचे जा सकता है, या कभी ऊपर 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 एकदम ऊपर, तो मैक्स मिनिमम कितना नीचे जा सकता है, यहाँ तक।
और मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ तक। इससे ऊपर जा सकता है नहीं, वायर के ऊपर तो जाएगा नहीं ना, वायर तक ही क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो अगर हम बात करें कि जब करंट एलिमेंट एकदम ये आइडियल नीचे चलाएगा तो इस परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनाएगा, मान लेते हैं कितना, θ2। और जब एकदम ऊपर जाते जाते यहाँ टॉप पे जाएगा तो यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, मान लेते हैं θ1। ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट जो इतना यहाँ था थीटा एंगल पे, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड कितना आया। अगर हमें टोटल की वजह से चाहिए तो इस करंट एलिमेंट को नीचे से लेकर ऊपर तक क्या कर दे, घुमा दे पूरा, तो मैग्नीट्यूड फिर आ जाएगा टोटल B इक्वल्स टू dB। और इसको हम क्या कर ले, नीचे से ऊपर तक घुमाने के लिए इंटीग्रेट कर दें, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, θ2 से लेकर θ1 तक। लेकिन ध्यान दें, एंगल नीचे का ले रहे हैं तो माइनस और ऊपर का ले रहे हैं तो प्लस, ये भी ध्यान देना होगा। क्या किया हमने, छोटा से करंट एलिमेंट की वजह से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड निकाला dB, हमें छोटे की वजह से, नीचे पूरे की वजह से थे, तो इसको हम नीचे भी ले इसके धीरे 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 हर एक छोटे छोटे पार्ट में ऊपर तक ले जाकर जोड़ रहे हैं। जोड़ने का तरीका सबसे बेस्ट इंटीग्रेशन होता है। तो जब ये परपेंडिकुलर से नीचे जाएगा तो θ2 और ऊपर जाएगा तो θ1। ठीक, ये हो गया। अब बस dB की वैल्यू ऊपर रखिए, ऊपर से उठा के और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो θ2 से माइनस में θ1 तक प्लस में, और dB की वैल्यू ये वाली पूरी उठा के रखेंगे तो म्यू नॉट 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, और साइन क्या रहता है, प्लस में रहेगा। जो कांस्टेंट को बाहर खींच लीजिए, तो b इक्वल्स टू क्या बचेगा, b इक्वल्स टू कांस्टेंट म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, i चेंज होगा नहीं, i कांस्टेंट हो गया, और r स्क्वायर कांस्टेंट होगा नहीं, r स्क्वायर बदलेगा। अच्छा, r स्क्वायर की बात कर लेते हैं अभी कुछ देर, म्यू नॉट i और 4 पाई बाहर हो गया, छोड़ दीजिए इसको, और अंदर बचेगा dl अपॉन r स्क्वायर कॉस थीटा। अब कुछ देर के लिए हम यहाँ पे पॉज करते हैं। भाई ये यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल में जो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस ट्रायंगल को मैं अलग से अगर बना लूँ ऐसा कुछ, तो ये r है, ये l है और ये d है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम ये लिख सकते हैं क्या, और ये क्या है हमारे पास, θ डिग्री है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो L ओवर D। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, D tan थीटा। देखिए अगर ध्यान से, तो सिर्फ D है जो वेरी नहीं करेगा, ये परपेंडिकुलर, बाकी थीटा भी आपका वेरी करेगा और L भी वेरी करेगा। जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जाएगा L भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम अगर डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, तो इधर हो जाएगा DL इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा D का कुछ नहीं होने वाला, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, d थीटा। तो आपको जहां पे dl मिलेगा उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं d सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज, इस ट्रायंगल में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों को हम पुट कर सकते हैं, r स्क्वायर की वैल्यू वो और dl की वैल्यू ये, इसमें तो पुट करके देखते हैं। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ तक पहुँच गए। b इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई, इसको बाहर रखते हैं, अंदर dl की जगह लिखिए d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और पहले से कॉस थीटा यहाँ बैठा है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज द d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और l की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, तो l को क्या लिख सकते हैं, d tan थीटा, और l स्क्वायर था तो ये d स्क्वायर tan स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अच्छा, नाउ म्यू नॉट i एक लाइन और कर लेते हैं, 4 पाई इंटीग्रेशन d सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और d थीटा को लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, डिवाइडेड बाई d स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो बचेगा अंदर 1 प्लस सेक tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर ने सेक स्क्वायर को काट दिया, एक d को काट दिया, तो बचा क्या हमारे पास, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई, एक d बाहर खींच लीजिए, अंदर इंटीग्रेशन में कौन बचा है, कॉस थीटा और d थीटा। कहाँ से लिमिट थी, माइनस θ2 से θ1 प्लस तक। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो हमें पता है अच्छे से, क्या होता है, साइन थीटा। देखिए क्या हो गया, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई, अंदर इंटीग्रेशन सीधे कर लेते हैं हम लोग, d एक छूट गया था, d ले लेते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, फ्रॉम θ2 माइनस से लेकर θ1 प्लस तक। तो पहले अपर रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर रखते हैं, तो म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d, पहले अपर रखेंगे क्या हो जाएगा, साइन θ1, माइनस लगाते हैं, फिर जब साइन थीटा ये रखेंगे तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या कर लेगा, उसको प्लस कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन θ2 प्लस में। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल वायर, और होल वायर कैसा है, फाइनाइट है।
और ये ऐसा वायर है कि जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट से अगर लोअर को मिलाया जाए परपेंडिकुलर से कितना एंगल बनेगा θ2, और अगर ऊपर वाले को मिलाया जाए इस पॉइंट को तो परपेंडिकुलर से मिलाएगा एंगल वाला क्या होगा θ1। और ध्यान दीजिए θ1 नापने के लिए आप परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तब ये θ2 मिलेगा, और θ1 नापने के लिए परपेंडिकुलर से आपको इधर घूमना होगा क्लॉकवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको एक छोटा सा मिलकर कराना उसमें समझ में आ जाएगा। डन। अच्छा ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए भाई करंट ऊपर, थंब ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना था, पॉइंट इधर, करंट ऊपर, पॉइंट राइट साइड, तो पाम किधर जा रहा है अंदर की तरफ, तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया हमें। डन। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज के लिए, लास्ट होगा वो इसी पर बेस्ड कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल ऐसा, बस इसमें आप ये समझ लीजिए कि थीटा कितना लेना है, क्योंकि फॉर्मूले में मिनट आई अपन 4πd sin θ1 प्लस sin θ2 लिखना है। sin θ1 प्लस sin θ2 एंगल ही मैटर करता है। जैसे मैं दे दूं कि आपके पास ये वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, और जो पॉइंट्स है हमारा वायर यहीं तक है, ए से लेकर बी तक, और कुछ नीचे जाकर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ जब करते हैं तो डी डिस्टेंस पर जाकर ये पॉइंट यहाँ बी है, यहाँ बी चाहिए हमें ई पॉइंट पर। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें ये सिखाया गया है डेरिवेशन में कि आप जिस पॉइंट पे पूछ रहे हैं उस पॉइंट को पहले तो लोअर वाले से मिला लीजिए और फिर अपर वाले से। और फॉर्मूला, ये करंट आई है तो आई का कोई दिक्कत नहीं है, मीना का कोई दिक्कत नहीं, रखे जाएंगे, 4π कोई दिक्कत नहीं, वो भी रखे जाएंगे। डी क्या होता है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की, ये भी है, ये भी सही है, ठीक। बचा कौन, θ1 और θ2। θ1 कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर वाली पॉइंट से ऊपर वाली लाइन जो है वो कितना एंगल बना रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे लेना है। तो परपेंडिकुलर लाइन ये है, अपर पॉइंट वाली ये लाइन है, ये वाली, इसको हम यहाँ से क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ये एंगल लेंगे θ1, ठीक। और दूसरा जो लोअर पॉइंट मिलाया गया है परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज घूमकर जो आएंगे वो एंगल क्या होगा, θ2, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ये दिया गया है कि ऐसे वायर था, आई इस पॉइंट को यहाँ P जो कि परपेंडिकुलर से x दूरी पर है, जब पहले को मिलाया तो 30 डिग्री है, और जब अपर वाले को मिला रहे हैं तो वो टोटल मत लीजिए, इतना ही, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। तो बताइए θ1 θ2 की वैल्यू कितनी होगी, तो θ1 और θ2 वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, परपेंडिकुलर वाली लाइन से एकदम अपर वाली जो पॉइंट है इससे क्लॉकवाइज जाइए, θ1 कितना है, यहाँ से 30 फिर 30 कितना हो गया 60, पहला आंसर हो गया सिंपली। दूसरा θ2, तो θ2 के लिए आप इसी परपेंडिकुलर से लोअर वाली लाइन पे मैच कराइए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर ये 30 है तो ये बचा कितना, टोटल 360 में से ये 30 माइनस करेंगे तो बचेगा ना, तो θ2 कितना हो गया 330। या एक और तरीका, आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहीं से क्लॉकवाइज घूम जाइए, छोटे नीचे वाले के लिए नीचे वाली लाइन पे मिला दीजिए परपेंडिकुलर वाली लाइन से, लेकिन जब ये थीटा लिखिएगा तो आप माइनस लगा लीजिएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ से, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो कितना लेते हैं 330, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ना जाकर जैसे θ1 लिखा रहा था क्लॉकवाइज, वैसे θ2 के लिए क्लॉकवाइज मिला है नीचे वाले को तो 30 आएगा, लेकिन साथ में क्या लगाना होगा माइनस। सॉल्व है, बस इसमें वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। यहाँ चेंजेस कुछ है नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर कुछ चेंजेस जाएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारी कहानी आज, बेसिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पे रहेगा, बायोट के एप्लीकेशन पे ही, उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर स्ट्रक्चर, जैसे सर्कल हो गया और रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सब पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।